गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस फॉर हिस्ट्री। मैं सौरभ आप सभी का अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं एमए सेमेस्टर 1 के सब्जेक्ट कोड CC1 से जिसका नाम है एंशिएंट सिविलाइजेशन, इससे आज एक टॉपिक लेके आया हूं, टाउन प्लानिंग ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन, अर्थात सिंधु अथवा हड़प्पा सभ्यता की नगर निर्माण योजना। तो चलिए बिना समय गवाए हम अपने इस विषय को प्रारंभ करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण सभ्यता है। इस सभ्यता की मुख्य विशेषता यह है कि यह एक नगरीय सभ्यता थी। इस सभ्यता के अंतर्गत कई शहरों के भग्नावशेष पाए गए हैं, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, बनावली इत्यादि। इनके भग्नावशेषों को देखने से, भग्नावशेषों का अर्थ होता है खुदाई से प्राप्त होने वाले अवशेष, उनको हम भग्नावशेष भी कहते हैं। तो इनके भग्नावशेष या उनके पुरातात्विक अवशेषों को देखने से यह स्पष्ट होता है कि इस काल में नगरों का निर्माण एक निश्चित योजना के आधार पर किया जाता था। इसमें सुंदरता के साथ साथ उपयोगिता को भी विशेष महत्व दिया गया। इसी कारण एक ब्रिटिश इतिहासकार ने लिखा है कि जब मैं मोहनजोदड़ो के खंडहर के बीच खड़ा होता हूँ तो ऐसा प्रतीत होता है कि वर्तमान लंकशायर नगर के अवशेषों के बीच खड़ा हूँ। हड़प्पा नगर सुव्यवस्थित योजना के अनुसार बसाए गए थे और इनकी आबादी काफी घनी थी। सैंधव नगर के खंडहरों का परीक्षण करने से यह ज्ञात होता है कि सिंधुवासी नगर स्थापना में बड़े कुशल थे। नगरों का निर्माण अत्यंत वैज्ञानिक एवं सुव्यवस्थित था। इन नगरों के निर्माण योजना में एक अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है। हम इनकी विशेषताओं को, नगर निर्माण योजना की विशेषताओं को अनेक उपशीर्षकों के माध्यम से देखेंगे। सबसे पहले हम नगरों की सुरक्षा पर प्रकाश डालेंगे। तो हम देखेंगे कि इन नगरों की सुरक्षा पर सिंधु वासियों ने विशेष ध्यान दिया था। मोहनजोदड़ो नगर का विस्तार लगभग 1 वर्ग मील था और इसकी रक्षा के लिए इसे चारों ओर से दीवारों से घेर दिया गया था। इस तरह की व्यवस्था हड़प्पा में भी देखने को मिलती है। अनुमान किया जाता है कि सुरक्षा के उद्देश्य से अन्य नगरों को भी दीवारों से घेरा जाता था। इसमें बाहरी दुश्मनों से नगरवासियों को सुरक्षा प्राप्त होती थी और वहां सुख तथा शांति बनी रहती थी। नगर निर्माण योजना की दूसरी महत्वपूर्ण जो विशेषता है वह है बाजारों की व्यवस्था। लोगों की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के उद्देश्य से नगरों में बाजारों की भी व्यवस्था थी। वस्तुतः हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो में सड़कों के पास कुछ ऐसे भवन मिले हैं जो संभवतः दुकान रहे होंगे। दुकानों के साथ बड़े गोदाम भी जुड़े रहते थे। इसकी तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता इनके दुर्ग थे। दुर्ग हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में 2 स्तरीय शहर बसने के प्रमाण मिलते हैं। दुर्ग संभवतः शासक वर्ग का निवास स्थान था और उसमें महत्वपूर्ण राजकीय इमारतें बनाई जाती थीं। इस दुर्ग के बाहर निचला शहर स्थित था जिसमें संभवतः सामान्य जन रहा करते थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों जगह पर इस तरह के प्रमाण मिलते हैं। हड़प्पा के दुर्ग चतुर्भुज के आकार के होते थे। उसका घेरा करीब 460 बाई 215 गज का होता था। दुर्ग के भीतर
भवनों का निर्माण एक काफी ऊंचे प्लेटफॉर्म पर किया गया था। दुर्ग की रक्षा के लिए सैनिक, फाटक एवं पहरेदारों का प्रबंध था। दुर्ग के ऊपर जाने के लिए सीढ़ी की भी व्यवस्था थी। लगभग इसी प्रकार के दुर्ग मोहनजोदड़ो में भी मिलते हैं। इन दुर्गों के भीतर महत्वपूर्ण इमारतें जैसे शासकीय आवास, अन्न गोदाम, स्नानागार, सार्वजनिक भवन आदि स्थित थे। इनकी चौथी जो महत्वपूर्ण विशेषता थी नगरों की, वह था कि सड़कें और गलियां जो थी वो काफ़ी व्यवस्थित थी। तो हमारा चौथा पॉइंट हो जाएगा सड़कें व गलियां। नगर निर्माण योजना में सड़कों, गलियों और नालियों का प्रबंध पर विशेष ध्यान दिया गया था। सारे शहर में छोटी बड़ी सड़कें एवं गलियों का जाल सा बिछा हुआ था। सड़कें काफी चौड़ी थी तथा वे छोटी छोटी उपसड़कों एवं गलियों के द्वारा एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। सड़कें पूर्व से पश्चिम की ओर और उत्तर से दक्षिण की ओर जाती थी। परिणाम स्वरूप संपूर्ण शहर कई आयताकार या वर्गाकार खंडों में विभक्त नजर आता था। इन खंडहरों या मोहल्लों का माप लगभग 800 बाई 1200 फीट होता था। मोहनजोदड़ो की मुख्य सड़कों या राजमार्गों का स्वरूप उत्खनन से प्रकाश में आया। यह काफी चौड़ा था। यहाँ सड़क 10 मीटर चौड़ी और 400 मीटर लंबी थी। कहीं कहीं इसकी चौड़ाई 33 फीट तक देखी गई है। सड़कें यद्यपि मिट्टी की बनी हुई होती थी, फिर भी वे काफी मजबूत थी। उनकी सफाई का भी पर्याप्त ध्यान रखा जाता था। सड़कों के किनारे कूड़ेदान की व्यवस्था की गई थी। सड़कों पर पानी के जमाव रोकने के लिए सड़कों को किनारे पर ढाल बनाया जाता था। इसी प्रकार हम इनकी पांचवी जो महत्वपूर्ण विशेषता इनकी नालियों की व्यवस्था पर केंद्रित है। इस शहर के सबसे आकर्षक बात यह थी कि यहाँ आजकल के वर्तमान की भांति लोग सुव्यवस्थित एवं वैज्ञानिक ढंग से नालियों का प्रबंध करना जानते थे। उन दिनों इस क्षेत्र में भारी वर्षा होती थी। इस भारी वर्षा से नगरों की सुरक्षा के लिए नालियों की व्यवस्था अनिवार्य थी। संपूर्ण नगर में योजनाबद्ध रूप से नालियां बनी हुई मिली हैं। प्रत्येक घर में एक छोटी नाली होती थी जो घर का पानी सड़क के नीचे बनी हुई बड़ी नाली में गिरा देती थी। इस प्रकार घर का जल अन्य बड़ी बड़ी नालियों द्वारा शहर के बाहर निकाला जाता था। नालियों, खड़िया मिट्टी, चूने तथा अन्य प्रकार के सीमेंट से बनाई जाती थी। इन नालियों को आजकल की तरह ईंटों से ढक दिया जाता था। नालियों की व्यवस्था इस बात का प्रमाण है कि सिंधु सभ्यता के लोग सफाई पर विशेष ध्यान देते थे। इनकी नगर निर्माण योजना की छठी महत्वपूर्ण विशेषता निपुण नागरिक प्रबंध था। नगरों की स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता था। सड़कों के किनारे कूड़ा फेंकने के लिए कई बड़े बड़े कूड़ेदान मिले हैं। नालियों की व्यवस्था, पानी का प्रबंध, कूड़ेदानों की व्यवस्था, सड़कों के किनारे रोशनी का प्रबंध इत्यादि स्पष्ट करती है कि नागरिकों के जीवन को सुखी बनाने के लिए जिस तरह का प्रबंध किया गया था उतना संभवतः अन्य किसी देश में नहीं था। गलियों में रोशनी की विशेष प्रबंध थे। यात्रियों के लिए सराय बनाई जाती थी।
और रात को नागरिकों की सुरक्षा के लिए पहरेदारों की भी व्यवस्था इस सभ्यता में देखने को मिलती है। शहर की गंदगी को शहर के बाहर खाइयों में फेंक दिया जाता था। इस प्रकार से हम सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों की नगर निर्माण योजनाओं को विस्तृत तौर पर अध्ययन करते हैं तो निष्कर्ष स्वरूप में हम यह कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता उच्च कोटि युक्त नगरीय सभ्यता थी। इनकी नगर निर्माण योजना को देखकर यह सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि यहाँ नियमित नगर शासन की व्यवस्था थी। इसके नगरों की विशेषताएं अभूतपूर्व होती थी, क्योंकि प्राचीन काल में इस तरह की विकसित अवस्था अन्य सभ्यताओं में कम ही देखी जाती है। अपने इन्हीं विशिष्ट गुणों के कारण हम इस सभ्यता को अन्य परवर्ती सभ्यताओं में अधिक विकसित तथा आधुनिक सभ्यता मान सकते हैं। इस प्रकार से हमारा यह जो विषय है सिंधु सभ्यता कालीन या हड़प्पा कालीन नगर निर्माण योजना यह यहीं समाप्त होती है। हमें उम्मीद है कि आप इस विषय को अच्छे से समझ गए होंगे। यदि इस विषय से संबंधित कोई सवाल या कुछ सुझाव हो तो आप हमें मेरे कमेंट सेक्शन में अपने सवाल छोड़ दें। मैं आपको यथाशीघ्र जवाब देने का प्रयास करूंगा। और आज की कक्षा को यहाँ विराम लगाते हुए हम आपसे वादा करते हैं कि अगले क्लास में एक नए विषय के साथ आपके सामने फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।